सिविल्स ऑनली में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर क्विज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 32 डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ड्रग मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक बिल 2022 मसौदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस हैं। पहला कथन है, इसमें केंद्रीय और राज्य चिकित्सा उपकरण परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रावधान है। कथन दूसरा है, केंद्र सरकार ऑनलाइन फार्मेसियों को विनियमित करने के लिए नियम बनाएगी। तीसरा कथन है, इस मसौदा विधेयक में चिकित्सा उपकरणों के लिए अलग परिभाषा का प्रावधान है। कथन 4, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सारे कथन सही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग मेडिकल डिवाइसेस एवं कॉस्मेटिक बिल 2022 मसौदा जारी किया है, जो चिकित्सा उपकरणों को अलग से परिभाषित करता है। चिकित्सा उपकरणों पर एक अलग विशेषज्ञ समूह के गठन का प्रावधान करता है और इसमें दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं के नेटवर्क की तर्ज पर केंद्रीय और राज्य चिकित्सा उपकरण परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना का भी प्रावधान है। यह मसौदा विधेयक यह भी बताता है कि केंद्र सरकार ऑनलाइन फार्मेसियों को विनियमित करने के लिए नियम बनाएगी और इसमें चिकित्सा उपकरणों के लिए अलग परिभाषा है। पिछले 1940 के अधिनियम ने चिकित्सा उपकरणों को दवाओं की 4 श्रेणियों में से एक के रूप में विनियमित करता है, लेकिन यह विधेयक केवल चिकित्सा उपकरणों को परिभाषित करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह मौजूदा औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की तर्ज पर एक चिकित्सा उपकरण तकनीकी सलाहकार बोर्ड बनाने का भी प्रावधान करता है। इस बोर्ड में न केवल चिकित्सा पेशेवर शामिल होंगे, बल्कि उपकरणों के तकनीकी ज्ञान वाले लोग भी शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा बोर्ड में परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय, DRDO और बायोमेडिकल प्रौद्योगिकी, बायोमटेरियल्स और पॉलीमर प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई जैव विविधता नीति 2022 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शंस हैं, NTPC लिमिटेड, UNDP, नीति आयोग या फिर कृषि मंत्रालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, NTPC लिमिटेड से। भारत के सबसे बड़े एकीकृत ऊर्जा उत्पादक राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी NTPC लिमिटेड ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण एवं मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित करने हेतु नवीन जैव विविधता नीति 2022 जारी की है। यह नीति NTPC की पर्यावरण नीति का अभिन्न अंग है एवं पर्यावरण और स्थिरता नीतियों के अनुरूप है। NTPC वर्ष 2018 में जैव विविधता नीति जारी करने वाला पहला सार्वजनिक उपक्रम बना था। उसी वर्ष NTPC IBBI यानी भारत व्यापार और जैव विविधता पहल का सदस्य बन गया था। NTPC द्वारा जारी की गई बड़ी पहल में कंपनी ने आंध्र प्रदेश के समुद्री तट पर ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए आंध्र प्रदेश वन विभाग के साथ 5 वर्ष के समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। अब अगर बात करें जैव विविधता की, तो भारत में वैश्विक जैव विविधता का लगभग 8%, जबकि वैश्विक भू क्षेत्र का केवल 2.3% भूमि है। इसमें 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से 4 शामिल हैं। ये चारों हॉटस्पॉट के नाम हैं हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और शुंडालैंड। हमारा अगला प्रश्न है, बाकू अजरबैजान में शूटिंग विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता है। ऑप्शंस हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। अजरबैजान की राजधानी बाकू में निशानेबाजी विश्व कप में भारत की एलावेनिन वालारिवन, रमिता और श्रेया अग्रवाल की टीम ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में भारतीय महिला टीम ने डेनमार्क को 17-5 से पराजित किया। पोलैंड ने इसमें कांस्य पदक जीता, जबकि पुरुष वर्ग में कांस्य पदक के लिए भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राजस्व चोरी रोकने के लिए स्टाम्प पेपर के भौतिक स्वरूप को समाप्त कर दिया है। इसका ऑप्शंस है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान या फिर हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने राजस्व चोरी को रोकने के लिए स्टाम्प पेपर के भौतिक रूप को खत्म कर दिया है। इसमें इसके संदर्भ में राजस्व मंत्री ने ये कहा कि सरकार के इस निर्णय से कम प्रति वर्ष 35 करोड़ रुपए की बचत होगी
और इस फैसले से आम लोगों को बिना किसी बाधा के स्टाम्प पेपर उपलब्ध हो सकेगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं IISc बेंगलुरु, IIT रुड़की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या फिर IIT गांधीनगर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, IIT गांधीनगर। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की घोषणा 2015 में की गई थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को 7 वर्षों की अवधि में 4500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 70 से अधिक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधाओं के ग्रिड से जोड़ना। केंद्र सरकार ने IIT गांधीनगर में 838 टेराफ्लॉप की क्षमता के साथ कंप्यूटिंग करने में सक्षम सुपर अनंत कंप्यूटर को स्थापित किया है। ये सुपर कंप्यूटर है। उच्च क्षमता का यह सुपर कंप्यूटर प्रति सेकंड 838 लाख करोड़ कैलकुलेशन कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरकार ने पहले विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में 12 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए हैं। परम अनंत सुपर कंप्यूटिंग सुविधा संस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए IIT गांधीनगर के लिए यह बहुत ही लाभकारी होगी। अगला प्रश्न है, सिरुमलाई हिल रेंज में जैव विविधता पार्क किस राज्य सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु सरकार द्वारा। तमिलनाडु सरकार डिंडिगुल जिले में सिरुमलाई पहाड़ी रेंज में एक जैव विविधता पार्क विकसित कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के सतत प्रबंधन के लिए जागरूकता उत्पन्न करना है। सिरुमलाई हिल्स तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले में 60,000 एकड़ में फैला हुआ है। इन्हें पूर्वी घाटों का प्रेरक माना जाता है। ये डिंडिगुल शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मिट्टी से बने गैर विद्युत कूलिंग कैबिनेट के लिए एक भारतीय मानक IS 17693 2022 विकसित किया गया है? ऑप्शंस है राष्ट्रीय मानक ब्यूरो, राष्ट्रीय हरित निगम, राष्ट्रीय कुम्हार संघ या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय मानक ब्यूरो द्वारा। भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने मिट्टी से बने गैर विद्युत कूलिंग कैबिनेट के लिए एक भारतीय मानक IS 17693 2022 विकसित किया है, जिसका नाम मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर रखा गया है। यह एक पर्यावरण अनुकूल तकनीकी है। BIS मानक मिट्टी से बने कूलिंग कैबिनेट के निर्माण संबंधी जरूरतों को निर्दिष्ट करता है, जो कि वाष्पशील शीतलन के सिद्धांत पर संचालित होता है। इन कैबिनेटों का उपयोग बिना विद्युत के खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को भंडारित करने के लिए किया जाता है। यानी कि हम लोग जो सब्जियां, दूध, फल फ्रिज में रखते हैं उसमें विद्युत का उपयोग होता है। ये मिट्टी से बना हुआ है। इसमें बिना बिजली के सारे खाद्य पदार्थ जो खराब हो जाते हैं उनको रखा जाएगा और इसमें विद्युत का उपयोग भी नहीं होगा। यह मानक BIS को 17 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों में से लक्ष्य संख्या 6 को पूरा करने में सहायता करता है। अब आइए देखते हैं कि ये मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर है क्या। यह एक मिट्टी से निर्मित प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर है, जो कि आप यहाँ पे देखिए इस तस्वीर में देख सकते हैं। यह मुख्य रूप से सब्जियों, फलों और दूध को भंडारित करने के लिए एवं जल को ठंडा करने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल सेम टू सेम फ्रिज की तरह ये वर्क करेगा। यह बिना किसी विद्युत के ज़रूरत के भंडारित खाद्य पदार्थों को प्राकृतिक शीतलता प्रदान करेगा और इसमें फलों, सब्जियों, दूध को बिना उनकी गुणवत्ता खराब किए सही तरीके से ताज़ा रखा जा सकता है। और संयुक्त विकास के SDG लक्ष्य जो 17 हैं, उनमें से ये SDG लक्ष्य संख्या 6 को पूरा करता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट प्रिवेंशन डे। ऑप्शंस है 12 जून, 11 जून, 18 जून या फिर 17 जून। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 17 जून को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का आयोजन किया जाता है। मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए यह दिवस भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण के प्रति सार्वजनिक दृष्टिकोण को बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है। 1995 में मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा मसौदा तैयार किए जाने के बाद से इस दिवस की घोषणा की गई थी। सतत विकास लक्ष्य 2030 में भी पृथ्वी को क्षरण से बचाना शामिल है।
सतत विकास लक्ष्य संख्या 15 का उद्देश्य भूमिक्षरण को रोकना है। और जो सतत विकास लक्ष्य हैं जिसमें यूनाइटेड नेशन द्वारा 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कोशिश कीजिए कि ये सारे गोल्स आपको याद हो जाएं ताकि आपको मेंस के लिए एक एक्स्ट्रा पेज मिल सके। जैसे कि इस बार के पीसीएस में भी 4 लक्ष्यों को पूछा गया था और उसमें मिलाने का ऑप्शन आया था, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी, पीटी के लिए भी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस संस्था ने भारत में स्कूली शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का उपयोग के लिए हाल ही में मान्यता दी है? यूनेस्को, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ या फिर यूएनओ ने? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनेस्को ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा विशेष रूप से कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री ई विद्या नामक एक व्यापक पहल के अंतर्गत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। यह डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर शिक्षा से संबंधित अवसर प्रदान करता है ताकि बच्चों को प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शिक्षा प्रदान करने और सीखने के नुकसान को कम करने के लिए मल्टी मोड एक्सेस को सक्षम किया जा सके। तो प्रधानमंत्री ई विद्या योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री ई विद्या की शुरुआत 2020 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा देश पहली बार शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शंस हैं रशिया, भारत, पाकिस्तान या फिर भूटान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। भारत के प्रधानमंत्री ने 19 जून को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शतरंज ओलंपियाड के 44वें सत्र से पहले ऐतिहासिक मसाल रिले का शुभारंभ किया। इस वर्ष FIDE ने शतरंज ओलंपियाड की मसाल की शुरुआत की है, जो कि ओलंपिक परंपरा का हिस्सा रहा है, लेकिन शतरंज ओलंपियाड में कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, वर्ष 1927 से आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी भारत में पहली बार और एशिया में 30 साल बाद हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? ऑप्शन है रामदरस मिश्र, रामजीवन शर्मा, राम रघुवीर सहाय या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रामदरस मिश्र को। जाने माने कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्र को हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान दिया गया है। उन्हें यह सम्मान नई दिल्ली में 27 जून को दिया गया। इनका काव्य संग्रह था मैं तो यहाँ हूँ, जिसके लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार KK फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है और श्री रामदरस मिश्र का जन्म 15 अगस्त 1924 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के डुमरी गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने 50 वर्ष पुराने फैसले को पलट दिया है जिसमें कि गर्भपात को महिलाओं का संवैधानिक अधिकार माना गया था? ऑप्शंस हैं रूस, भारत, जापान या फिर अमेरिका यानी USA। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, USA। हाल ही में अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने 50 वर्ष पुराने एक फैसले को पलट दिया है जिसमें गर्भपात को महिलाओं का संवैधानिक अधिकार माना गया था। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 3 के मुकाबले 6 के बहुमत से रिपब्लिकन समर्थित मिसिसिपी कानून को बरकरार रखा, जो 15 सप्ताह के बाद गर्भपात को प्रतिबंधित करता है। 13 प्रांतों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद गर्भपात को गैरकानूनी ठहराने वाले आदेश भी पारित कर दिए गए हैं। तो अगर गर्भपात की स्थिति को भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत सरकार ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021 पारित किया, जिसके अंतर्गत विशेष मामलों में जैसे किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन या फिर रेप के मामले में भारत में गर्भावस्था की समाप्ति सीमा को 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। और इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई गर्भवती महिला भारत में 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भावस्था को समाप्त करना चाहती है तो उसकी रिपोर्ट की जाँच के बाद गर्भपात का फैसला लिया जा सकता है, जिसमें कि 2 पंजीकृत डॉक्टरों की मंजूरी आवश्यक होती है। तो ये थे हमारे जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।